अगर आप 5 मिनट चाहिए तो मेरे को 5 मिनट के स्टार्ट करूंगा। मैं क्लास आने के बाद पेज है ना, मेरे पास बहुत सारे काम है, 5 मिनट के लिए क्लास रखता हूँ। रेट ऑफ ऑर्गेनाइज डेरिवेटिव प्रोसेस इनसाइड बैटरी। अच्छा, इसमें ये वाला केस यार अपने थोड़ा आई थिंक ei माइनस i स्क्वायर निकाल दिया क्या? तो एक माइनस ei प्लस i स्क्वायर होगा, कैसे होगा बता देता हूँ। नेक्स्ट को चार्जिंग के केस में और डिस्चार्जिंग, अपने पहले चार्जिंग वाला केस लिया था, अब वही बताओ। ये थोड़ा सा इधर देखिए, अपने जो बातें की गई पहले तो आपको ये समझना आना चाहिए, अगर आपको पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है मैं बार-बार रिपीट कर चुका हूँ कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल था तो इसे समझना और यहाँ पर पोटेंशियल कितना था V, और ये चार्ज पार्टिकल पोजीशन टू पे पहुंचा तो ये पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको पहले ये कहानी समझ में आनी चाहिए, नीचे आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए। V1 किसी ने तो पैदा किया होगा, ये रहा होगा दूसरा चार्ज सिस्टम, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी होगी और पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाया साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप वर्क कैसे लिखते हैं, बोलते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की यहाँ पर फोर्स कितनी है, U * V1, यहाँ पर कितनी है U * V2। तो जिसने इस पर फोर्स लगाया था उसने कितना वर्क किया, जिसने इस पर फोर्स लगाया, जो पोटेंशियल में चेंज आया वो वही क्या गया वर्क में हुआ। तो आपने बोला वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी पढ़ा है ना आपने। तो कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसी के वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। अपने बात समझ में आई। तो वो आप क्या लिखते थे, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज हमेशा बेटा क्या लिखते हैं फाइनल माइनस। तो माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, u इनिशियल माइनस, तो u इनिशियल माइनस u, ये कहानी थी। तो आप इसको लिखते q v1 माइनस v2। आंसर आपको क्लियर है। फिर आपने पढ़ा था कल वापस से, जब हम बात कर रहे हैं कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, ये इसका A है और ये इसका B है, और डिस्चार्जिंग करंट कैसे जा रही होगी, आई बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे, अगर dq चार्ज, या सुनना, dq चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया, बैटरी का दूरी है, यहाँ पर इंटरनेशनल जो अंदर दिखा रहा हूँ, तो dq चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया, आई बोल रहा है। बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो बैटरी में क्या हो रहा होता था यार, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 5 बंदे क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज को लोड से कम हो जाते थे। तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ पे कौन लिया है, बैटरी। तो वो काम कौन कर रही है, बैटरी। वर्क बाय बैटरी आप क्या डिफाइन करते हैं, तो मैंने कहा ईएमएफ की डेफिनेशन आपको क्या दी गई थी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, एक कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में जितना वर्क बैटरी करती है, वही इसका क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। राइट, एक कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में वर्क डन बाय बैटरी, मैं बोलने आया था ये ईएमएफ की डेफिनेशन है। अब अगर dq चार्ज लेकर गई होती तो यूनिटी मेथड से छोटा सा वर्क कितना होगा, dw, ये किसका वर्क है, वर्क डन बाय बैटरी। क्या लिखते हैं आप, dq into ईएमएफ, इसका ईएमएफ कितना है e, अब लिखते हैं कि लिखते हैं, मैंने कहा रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। तो ये रेट का मतलब होता है इसके रिस्पेक्ट में निकालना। तो अगर टाइम के साथ निकालना है, इसमें dt से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आप क्या लिखते हैं, dw ऑफ बैटरी अपॉन dt, तो इधर भी क्या हो जाता है dq by dt into ईएमएफ, और dq by dt बेटा क्या है आपका i है। एक सेकंड में चार्ज हो रहा है, कोई तो
बैटरी बाई dt कितना आया I into EMF, I into EMF। और मैंने आपको बताया था इसी को दूसरी फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड बैटरी। बैटरी के अंदर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेंगे उनके काम करने के लिए हमेशा क्या होगा, ईएमएफ होता बैटरी और जो बैटरी के थ्रू करंट पास की उससे मल्टीप्लाई कर। अरे कैसे आएगा इसमें? अरे आप लिखते क्या, dq v लोअर माइनस v हायर तो करते। अरे बोलो ना यार। दूसरा जो आपने लिखा था, इसी को दूसरा काम क्या था, ये दूसरा काम क्या था, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात एक ही। फिर हमने बात की थी दूसरे पॉइंट की, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड बैटरी। बैटरी के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस भी तो है, वो क्या कर रहे हैं, जब बैटरी आपकी एज ए लोड यूज हो रही है, ध्यान सुनना, तो यहाँ पर पोटेंशियल अभी इंटरनेशनल अंदर ही बना दिया है, यहाँ पर पोटेंशियल आपका ये हायर पोटेंशियल है बैटरी के अंदर, ये क्या है हायर पोटेंशियल, और ये क्या है डीक्यू चार्ज यहाँ से आगे जा रहा है अंदर की तरफ, करंट ऐसे जा रही है डिस्चार्ज हो रही है, तो पॉजिटिव डीक्यू चार्ज घड़ी तो जाएगा। अरे बोलो ना यार। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आप कैसे लिखते थे, किसी भी डीक्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, डीक्यू इनटू वी इनिशियल माइनस, अरे वही फॉर्मूला बताया था यार। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड अ बैटरी, है ना। तो पहले क्या मैं वर्क डन लिख लूं छोटा सा, dw ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर dw ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनसाइड बैटरी, क्योंकि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है जिन्हें आप क्या बोल रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो आप लिखते हैं क्या, dq चार्ज इनटू v लोअर माइनस v हायर। अरे यार अभी तो फॉर्मूला बताया आपको। अरे मुझे रेट निकालनी है बेटा, रेट की बात हो गया, इसी को जब भी dt से डिवाइड करते हैं और जब भी, तो ये क्या हो जाता है, dw ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय dt इज इक्वल टू dq बाय dt VL माइनस VH, VL माइनस, एक माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन जैसे मैं कॉमन लेऊंगा तो माइनस dq बाई dt, क्या ये बेटा VH माइनस VL हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी क्या होता था आपका जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती थी, EMF माइनस I इनटू R, EMF इनटू EMF माइनस I इनटू R, वैल्यू आ गई यहाँ पर dq बाई dt तो I हो गया, तो माइनस का I, EMF माइनस IR। अरे बोलो ना यार। तो यहाँ से इसके बाद लिखूंगा आगे पे, तो रेट जो आ गई आपकी, रेट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू dw ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय dt इज इक्वल टू माइनस I, और वो क्या हो गया E माइनस I इनटू R, ये कितना हो गया माइनस का EI प्लस I स्क्वायर इनटू, समझ रहे हो, माइनस अपन निकाल लिया यहाँ पर, प्लस EI और माइनस I कर दिया था, वो किसका केस था, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, अपन किसका लिख रहे हैं, डिस्चार्जिंग का। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना भैया, तो किसी भी रेजिस्टेंस में dq चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके थ्रू कितनी एनर्जी लॉस होती है, अपन ने कल ड्राइव किया था कितना, dq v हायर माइनस v लोअर, फिर रेट निकाली थी तो dt से डिवाइड किया था, रेजिस्टेंस के थ्रू बताया था ना, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये R है, ये VH है, और ये क्या है VL, तो करंट किधर फ्लो हो रही होगी, I टू, अगर dq चार्ज यहाँ से हायर से किधर जा रहा है, लोअर की तरफ, तो
तो ये कितनी एनर्जी यूज किया है, वही तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना हुआ होगा इस केस में, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी फॉर dq चार्ज। तो क्या लिखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल जी, इनिशियल कितनी थी dq into vh, फाइनली यहां पहुंचा होगा तो कितनी एनर्जी होगी dq into vl। अरे बोलो ना यार, यस सर। ठीक है, तो dq तो कॉमन आ गया, ये क्या हो गया vh माइनस, और ये आपका क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। हेलो यस सर। क्या इसको हम I इक्वल टू vh माइनस vl बाय r लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, क्या है ये रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी लिखना हो, इसको क्या मैं डी लिख दूं, ई सिंपल यूज किया किसके लिए, एनर्जी के लिए। हां, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, इसको क्या लिखोगे, dt से डिवाइड करते हैं, d by dt इज इक्वल टू क्या, dq by dt। अरे बोलना यार, vh माइनस vf, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, बड़ा होगा ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, तो पावर कंज्यूम बाय दिस रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया वो एनर्जी अपनी इतनी यूज किया कि नहीं किया, वही एनर्जी तो हमारे काम की थी भैया। पूरा गेम उसी एनर्जी का है, पूरा गेम उसी एनर्जी का है। तो इसी को हमने क्या बोला, पावर। और पावर को हम किससे यूज करेंगे, पी से। और ये क्या हो गया आपका, और ये क्या हो गया, तो पावर इसका क्या होता है, v into I, v into क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। अरे बोलो ना यार, और ओम्स लॉ से क्या बाकी फॉर्मूले बना लोगे आप, डेल्टा v को हटाना होगा, डेल्टा v इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर इनटू R हो जाएगा। और दूसरा डेल्टा v का होल स्क्वायर अपॉन R। अरे समझ में आया क्या, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड बैटरी किसमें हो रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे अंदर की तरफ इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं है, अंदर की तरफ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस में जब चार्ज फ्लो होती है तो एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है, और उस एनर्जी के लॉस होने की रेट क्या होती है, I स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। जो करंट गई उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल r। अरे बोलो ना यार, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड बैटरी बेटा क्या लोगे, I स्क्वायर इनटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब एक चीज इसमें एक कंफ्यूजन और होता है, वन मिनट पूर्ण वाली आती है आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। जो कुछ किया है वो हम वन मिनट से प्रूव करने वाले हैं। अगर मैं बैटरी को बेटा एक सिस्टम मानूं, बैटरी क्या करती है, यहां से आगे ले जाती है चार्ज। अगर मैं बैटरी को एक सिस्टम मानूं, बैटरी को अगर मैं एक सिस्टम मानूं और इस सिस्टम पर मैं क्या लगाना चाहता हूं, वर्क एनर्जी क्या लगाना चाहता हूं, तो अंदर कौन-कौन काम कर रहे हैं, अंदर कौन-कौन काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी काम कर रहे हैं और किसी की एनर्जी भी चेंज आ रही है, किसी की एनर्जी बढ़ी घटी क्या, तो क्या वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस ऑन सिस्टम, इसका मतलब क्या, चेंजिंग एनर्जी। तो एनर्जी गई का दोनों काम कर रहे हैं ना यार, दोनों काम कर रहे हैं, कौन, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, और ठीक है चेंजिंग एनर्जी आपकी क्या मिली, 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी, इसमें क्या मिलना चाहिए था, 0। तो ये वर्क जा कहां रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, तो कहीं तो एनर्जी में दिखता जा, तो इसका मतलब किसी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में, किसी जैसे आपने एक बात की थी, कोई भी फिनोमेना खुद से होता है तो वो अपनी पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहता है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हुई तो कोई दूसरी एनर्जी बढ़ी हुई होगी। कौन सी एनर्जी मिली थी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, आपने मिस आया था कि नहीं आया था। वैसे ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हुई, वैसे ही यहाँ पर चार्ज जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो वो एनर्जी हमें किसके फॉर्म में मिल रही है, यूनिट के फॉर्म में, वो अलग फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कितना आया था, माइनस का EI प्लस I स्क्वायर इनटू स्मॉल r, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क कितना आया था, EI
बटरफ्लाई कंजर्वेटिव प्रोसेस था, ये प्रूव किया है यार। अरे क्या था बटरफ्लाई, अगर काइनेटिक नहीं बढ़ रही है तो जा रही है एनर्जी, वही मैं प्रूव कर रहा हूँ। एक इसका टोटल वर्क लिख रहा हूँ, ये क्या है टोटल वर्क, तो EI से EI हो गया, तो क्या बचा I स्क्वायर इनटू ये डेटी टाइम में लिखा है, रेट है, एक सेकंड के लिए देख ले रहा हूँ सही, आप समझ में आया? ये तो रेट थी ना वर्क थोड़ी, तो मैंने एक सेकंड के लिए बात की, तो एक सेकंड में नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस ने ये वर्क किया था, कंजर्वेटिव ने ये किया था, तो बचा हुआ वर्क कितना था? क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में लॉस हो गया होगा, क्योंकि एनर्जी मिली नहीं तो कोई तो एनर्जी मिली होगी, तो कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे प्रूव कर दिया मैंने कि I स्क्वायर R कहां से एनर्जी आई होगी। अरे अभी क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अंदर क्या है? अंदर की चार्ज फ्लो कर रहा है, सिस्टम में कौन-कौन बात कर रहा है चार्जेस पर? नॉन कंजर्वेटिव भी और कंजर्वेटिव भी, है ना? लेकिन वो ड्रिफ्ट स्पीड से ही चलते रहे, तो काइनेटिक बड़ी क्या होगी? बड़ी क्या? एनर्जी चेंज नहीं आया, तो टोटल वर्क क्या होना चाहिए था? 0। तो मैं टोटल वर्क एक सेकंड में निकाला, वो कितना आया? I स्क्वायर हुआ। तो ये वर्क काइनेटिक फॉर्म में ना मिलकर क्या किसके फॉर्म में मिला? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिला ये? आई क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो करेक्ट कर लेना और वापस से कॉपी करो जल्दी से, करो जल्दी रेट ऑफ बटरफ्लाई कंजर्वेटिव प्रोसेस डिसाइड बाय ये हेडिंग डाल दी है, लास्ट में लिख, नॉन कंजर्वेटिव वाला हो गया ना, लास्ट में लिख रहा था ना, ये कर लिया है, और कॉपी कर ठीक है। और हमने कैपेसिटर पढ़ा हुआ था, याद है आपको? हेलो कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, तो इधर कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम्स में आपने एनर्जी कंजर्वेशन किया होगा, हीट लॉस वाली प्रॉब्लम्स की होगी ना, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर थी, फिर बाद में कितनी हुई, तो बताओ हीट लॉस बताओ, ऐसी प्रॉब्लम्स की है ना। तो आपने क्या क्या करते थे? बटरफ्लाई बैटरी देखते थे, तो बटरफ्लाई बैटरी कैसे निकालते थे? EMF ऑफ द बैटरी इनटू बैटरी से चार्ज फ्लो किया। अरे बट तो ये तो था EMF ऑफ द बैटरी और जो बैटरी के थ्रू चार्ज पास किया, तो ये क्या आता था? बटरफ्लाई बैटरी आता था कि नहीं? रेट निकालनी है तो dW/dt निकाल ले, तो dQ/dt क्या हो गया? अरे समझा क्या? जल्दी कॉपी करो यार, आज काफी कुछ कराना है, क्वेश्चंस करने हैं 40 सारा। ये होगा नहीं, ये तो हो गया है ना कॉपी। अरे इसको करेक्ट कर लेना, ये हो गया माइनस का EI प्लस I स्क्वायर इनटू इस वाला करना है। जल्दी जल्दी पैरालाइज इंसान इधर बैठा है, इधर तो देख ही नहीं रहा। सदमे में हो गया? अरे कल कर चुके हो यार, 2 बार लिखोगे क्या इसको? 2 बार आप कह रहे तो लिख ले, कल कर चुके हो, फिर लिखना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक मेरी बात कॉपी करते करते सुन लो। मैंने कुछ बच्चों को आज बोला भी था, तुमने फिजिक्स एक पूरी चेन है, आपने 11th में पढ़ा था, पहले बेसिक मैथ्स पढ़े, फिर बेसिक मैथ्स आपने कैलकुलेटिक्स में यूज की, बेसिक मैथ्स को कैलकुलेटिक्स पढ़ लिए तो वो एनएलएम में यूज की, फिर एनएलएम तक पढ़े, फिर वो सब्लिमेशन में यूज की पूरा। तो आप खुद सोचो कोई प्रीवियस चीज अगर आपको नहीं आएगी, सीधे अगर आपको एनएलएम पढ़ाया जाता या एनएलएम छोड़कर सीधा वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया जाता, तो ऑब्वियसली बातें कम समझ में आती, हो सकता है करते ही नहीं आता। तो यहाँ पर भी 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वो डाउट में कोशिश कर रहा हूँ क्लियर करने की। अब पूरा ही डाउट है तो फिर आप समझ ही सकते हो, मतलब काम भरोसे से लेगी चीजें, तो फिर थोड़े टाइम के बाद क्वेश्चन बनेगी, टेंशन मत लो, कुछ चीजें मैं डायरेक्टली ऐसे आपको फाइनली रिजल्ट बताऊंगा, क्वेश्चन तो सारे बनेंगे, लेकिन एक्चुअल वाली बात अगर आपको समझनी है तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए।
कॉमन चीजें ही है। जहां पर मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है वो तो एक्सियल टू एमसी सेगमेंट में है। हो गया ये सभी का हो गया। जल्दी करो यार बहुत सारा कुछ कर रहा है। तो केमिस्ट्री शांतनु सर पढ़ाते हैं। देखो ना तो कल देखे वो नया ये तो अपने जाने के सारे लग रहे। फिर आज खाने देखे तो कंफर्म हो गया। वो मेरे साथ एलन नागपुर में थे। एलन के नागपुर से मेरे साथ थे। वो लेके जल्दी छोड़ कर आ गए। मतलब वो इधर आ जाता उनका घर से जयपुर में ही है। जयपुर ज्वाइन कर लिया। तो मैं गई थी हमारे को एक जगह निकली थी वहाँ से। और मैथ्स कौन पढ़ाता है? अंशु सर। मैं भी नाम से नहीं आता। और भी केमिस्ट्री तो चली हुई है। यार उस केमिस्ट्री की टीचर पढ़ाते हैं क्या? जीरो पार्ट। ये तो एक ही पढ़ाते हैं। हो गया? वो कोर्सेज के बात करने यार ठीक लग रही है सर। ये VH माइनस VL क्या है? EMF है या टर्मिनल वोल्टेज है? वो तो बैटरी के अंदर ही है ना। बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस। बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। वो चार्ज कहां से कहां तक है? इधर। बैटरी वाली कहानी याद है आपको? तो बैटरी के अंदर कोई यहां से इसका अगर मान लो पोटेंशियल VL है और इसका VH चार्ज कहां से यहां तक जा रहा है ना अंदर। अंदर कहां से कहां तक जा रहा है? VL वाले पोटेंशियल से VH वाले तक। अरे बोलो ना यार। तो जो ये काम कौन कर रहा है? अंदर के कंजर्वेटिव फोर्सेस। अंदर के सर कंजर्वेटिव फोर्सेस कहां से आ गए? कंजर्वेटिव फोर्सेस कहां से आ गए? अरे जो चार्ज था ना टर्मिनल्स पे आया था याद है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। कौन सी वाली बनाएंगे? कंजर्वेटिव वाली बनाएंगे। तो उनकी वजह से BQ पर फोर्स लगा होगा वो कैसा वाला होगा? कंजर्वेटिव वाला होगा। तो वर्क कैसे लिखते थे आप कंजर्वेटिव वाला? यहां पर चार्ज इसका पोटेंशियल माइनस यहां पर चार्ज टू VH है। अरे समझ में आना चाहिए कोई भी चीज कैसे आई है। फिर बाद में लड़ना तो है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन बन जाएंगे। ये भी है लास्ट में ये रेट ऑफ बर्नर बाय बैटरी क्या होगी? EMF इनटू करंट पासिंग थ्रू बैटरी। चार्ज की डायरेक्शन और रेट ऑफ बर्नर बाय करंट चार्ज की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड द बैटरी क्या वही होगा? ये रेट ऑपोजिट ऑफ होता है। बर्नर बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी minus EMF into I plus I square into small r. Rate of loss of heat या energy inside the battery I square into small r. हायर टू लो करंट जेई में पैराग्राफ पूछा था तो मैं करंट वाले पूछे जा सकते हैं। करंट उधर जाए एक सर्किट बना चार्ज के देगा ऑपोजिट हो और सर्किट में ये सारे ऑप्शन गूगल पूछ सर्च सकते हैं। करें ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सर्च करें हो जाएगा बता दें। करंट CM इज का मतलब क्या ऑपोजिट है? टू चार्ज डायरेक्शन हाँ कंफर्म और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो वो कुछ भी बॉडी यूज कर सकता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंफ्यूजन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क की रेट कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क की रेट हो गया। नॉन कंजर्वेटिव इसलिए बोला क्योंकि वो रीजन के अगेंस्ट का टाइम कर रहे हैं। केमिकल से मैं तो आपको जैसे मोटर कोर्स बता दिया। बात तो कैसे वगैरह टीवी के टोटल वोल्टेज तो आप इसमें देखकर रेजिस्टेंस में हीट लॉस की रेट क्या होती है? या रेट ऑफ अभी ये दिया था ना रेट ऑफ हीट लॉस dH/dt नेट वोल्टेज होना चाहिए सर टोटल की जगह नेट वोल्टेज रेट ऑफ हीट लॉस नहीं टोटल वोल्टेज नेट वोल्टेज थोड़ा चाहिए अभी VH माइनस VH कराना VL कराना नेट होना चाहिए मतलब जो लग रहा है टोटल या फिर डेल्टा V I या फिर फाइनल मतलब डेल्टा V का इनिशियल माइनस स्क्वायर फाइनल अपॉन R नेट जब भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी
हटा दिया। तो उस रेजिस्टेंस के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की जाएगी या रेट ऑफ हीट लॉस कितनी होगी, क्या बात देखी है? 3 रेट ऑफ हीट लॉस या पावर कंज्यूम इससे पहले। बाय रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस इनटू हाँ चलो तो बैठ जाता चलो। अब मैं अकेला बैठूंगा तो मुझे अब बैठ ही जाएगा साथ और में। आई ऐसे इनटू ना करूँ। डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा तो वी तो इसका अमाउंट एक वे गेट सर मैं तो तू देख दिया तू लेट आया तू तो कौन रुकता भाई तू कैसा बंदा आ रहा तेरे अब तक आया नहीं इसमें ये बैटरी के अंदर क्या है? जनरल डब्बे की सीट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो लगाएंगे जनरल डब्बे की सीट था रेलवे में कि भाई ये लोग जावा मेरी सीट पर तो यार आप लोग बहुत सारा बता दिए लगता है आपसे तो आज मैंने बता दिया आज मैं थोड़ा सोच कर रहा हूँ क्या कर रहा है सर कर क्या रहे हैं पढ़ा रहे हैं सौ नहीं कर रहा है करंट नहीं दे रहा इतना बड़ा फास्ट में तो लिखने नहीं देते मैं ही कह रहा हूँ तो मेरे को फास्ट लगता है मेरे को फास्ट लगता है सर बहुत फास्ट लिखा है वही तो बोल दे सेल्फी सेल्फी इनसाइड बैटरी हो रहा है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? इंटरनल लॉसेस के लिए रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ इंटरनल लॉस क्या होगा? H इनटू स्मॉल r। ऐसे क्वेश्चंस में दिया जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन अगर नहीं भी जमता है तो भी काम चल जाएगा, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन के लिए आपको पुरानी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आपके जी क्या लेवल था। गेट हालांकि वो बता दिया है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसका आइडिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। जे में जुगाड़ चलता है क्योंकि अगर तू सही तरीके से क्वेश्चन करने लग गया ना हो गया? पेपर 3 घंटे के जगह 6 घंटे में आएगा तेरा पेपर छूट जाएगा क्वेश्चन के लिए 5 मिनट हो गए एडवांस और मेन्स में 2 मिनट जब भी सोचो ना छूट के जाएंगे जब भी मैं सोचूँ छूट के जाएंगे जब भी तेरे छूटिए क्यों पहले सब कुछ शुरू मुझे वहाँ पर कौन सी करने लायक है उसके बाद मैं ऐसे नहीं कि लाइन वाइज देखते जा रहा हूँ नहीं ना आर्यन आर्यन भाई अंदानी से सुना यार अंदानी सुनता नहीं है मैं कह रहा हूँ I equal to VH minus VL. V higher minus V lower. पावर p ये वरना डिस्प्लेसमेंट लग डेल्टा रहा v है इक्वल टू i स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू डेल्टा v का होल स्क्वायर अपॉन r। चला दे कैसे ठीक रहा है तो लिखा होगा ये कहां से आया, इसमें बताते हैं कहां से आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ड्राइव किया हाँ तो बेंच किलो बताएगा वोल्ट पर माइक्रोस्कोपिक चल रहे सभी लोग बोर्ड पर माइक्रोस्कोपिक फोर्स लॉ कल भी तो पढ़ा क्या था आपका? J इक्वल टू ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है। 2 मिनट। और मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ क्या था? बार से देख रहा था क्या डेल्टा v इक्वल क्या अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v का है और रेजिस्टेंस की वैल्यू r है और उसमें करंट कितनी जा रही है i। तो ये बारी बारी चीज दिख रही है पर ये अंदर जाकर हम बात कर रहे हैं दोनों हैं ओम्स लॉ ही। ये माइक्रोस्कोपिक है तो अंदर वाली बात माइक्रो लेवल पर और ये मैक्रोस्कोपिक है मोटा मोटा हम बाहर से देख रहे हैं।
अरे दोनों होम फ्लो ही है। अरे ये बता चुका हूँ सारी बस लिखवा रहा हूँ। ई एन क्या था भैया? वोल्ट्स में है ना वोल्ट्स में है ना चार्ज कैरियर डेंसिटी। क्या पता है और कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनसे कौन होते हैं? तो एन क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या? वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या? वॉल्यूम। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ये सब क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या? कि डेल्टा V वर्सेस मान लो I का ग्राफ दे दिया तो R का रेशियो स्लोप वगैरह ये देखना आता होगा क्या? क्या आपको ये पता है डेल्टा V और I में रिलेशन कैसा है? लीनियर है। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। तो अगर मैं y एक्सिस पर डेल्टा V ले रहा हूं और x एक्सिस पर I ले रहा हूं तो क्या ग्राफ बेटा ये वाला बनेगा? अगर इसका ग्राफ का स्लोप tan थीटा है तो tan थीटा बेटा क्या होगा? डेल्टा V बाई I। डेल्टा V बाई और डेल्टा V बाई I क्या होगा? ये बदमाश बातें तो आपको आती होगी वैसे। ये बेसिक लेसन सिखा देते। कैसे सिखाते हैं? y ग्राफ है y के बस फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी। ये तो आता होगा यार। हम उसमें सीधी पर क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। वो सब तो मैं कराने को नहीं बट हमारा लेवल जैसे दिमाग है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि करा देना चाहिए। इसका स्लोप ये चार्ज क्या या समझ गया इसका स्लोप एग्जांपल ये टाइम पास है। एक ये ग्राफ 1 स्लोप और एक ग्राफ है 2। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है। क्या किया? एक कंडक्टर को एक कंडक्टर के लिए होंगे कि अलग-अलग कंडक्टर के लिए? तो आपसे बोला गया कि इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है और इसका रेजिस्टेंस अगर R2 है तो R1 बाई R2 होता है। क्या बता सकते हैं? क्या स्लोप ही रेजिस्टेंस होगा? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मेजर किया जाता है ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका स्लोप बेटा कितना है दूसरे का? कितना होगा? tan 45 अपॉन क्या? 45 1 बाई कर पाएंगे ऐसे टाइम पास क्वेश्चन। आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट current density at a point is given as current density J vector. Current density at a point current density at a point is given as current density at a point given as J vector is equal to current density at a point given as J vector is equal to 2 into 10 की power 4 2 into 10 की power 4 J cap यूनिट क्या होगी भाई इसकी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज find the rate of charge flow find the rate of charge flow through a cross sectional area find the rate of charge flow through a cross sectional area A vector is equal to 2I cap plus 3J cap find the rate of charge flow through a cross sectional area A vector is equal to 2I cap plus 3J cap 2I cap plus 3J cap bracket 1 bracket में सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन समझ में आया आपको? आप लोग कोई करना है मैं बस डेटा लिख रहा हूँ। आपको इस भी पॉइंट पे क्या किया बेटा? एरिया है कि एक J vector दिया है कितना था? 2 into ठीक है सर एरिया वेक्टर से नहीं एरिया नहीं दिया है ना। सेंटीमीटर आपसे बोला गया कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे पास होने वाला क्या निकालना है? उससे पास होने वाला क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका करंट निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट। तो एरिया कौन सा मिलेगा भैया आपको? 2I कैप प्लस 3J कैप और यूनिट क्या दी है? सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है।
और ये CGS में। क्या आपने पढ़ा है J वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, I इक्वल टू इंटीग्रल J वेक्टर डॉट dA वेक्टर। और अगर आपका J यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा, और छोटा छोटा dA वेक्टर मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल A वेक्टर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J वेक्टर डॉट, एक फंडामेंटल फॉर्मूला ये रहना चाहिए, इफ J वेक्टर इज यूनिफॉर्म, अरे बोल रहे हैं यार, टोटल करंट क्या हो जाएगा, J वेक्टर डॉट, यही फॉर्मूला निकाला अपन ने, बस डॉट प्रोडक्ट भी तो करना है और यूनिट का जाना है। कितना आगे करंट था, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, टाइम पास था 2 × 10 की पावर 4, क्या J क्या करना है आगे, हां J क्या डॉट J वेक्टर इज लाइक 2i क्या प्लस 3 × 10 की पावर क्या माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको हमने किससे कन्वर्ट कर दिया मीटर। अरे बोलो ना यार, तो J के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6 क्या कद्दू की बैगन एम्पियर। तो ये सारी क्वांटिटीज आपकी फॉर्मूले में डाली है, वो ऐसा यूनिट में डालनी है, हमारे लिए कितना आएगा ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टाइम लगेगा दीदी, रॉकेट रफ्तार रहेगा। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जी तभी फेल हो ये गया। कंडक्टर है, इसकी लंबाई है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस होने के लिए ये हायर पोटेंशियल पर है, इस पर लोअर पोटेंशियल पर है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। इसका मतलब हर एक सेक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू, करंट क्या हो चुकी है कांस्टेंट, करंट क्या हो चुकी है, तो यहां से I ऐसे एंटर कर रही होगी और यहां से I क्या कर रही होगी, ऐसे एग्जिट कर रही होगी यार। अरे बोलो ना यार, लेकिन क्या इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारे काम का एरिया है क्या वो वेरी कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि जब एक पोजीशन 1 थी और ये पोजीशन 2 थी, पोजीशन 1 थी और पोजीशन 2, पहले कमेंट करना है कमेंट ऑन J at point 1 and point, ये पहला नहीं दूसरा है, कमेंट ऑन I, वही point 1, सारी बातें किसके लिए बात कर रहे हैं, point 1 और एक करंट की बात प्रोसेसर पे करते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा प्रोसेसर लूँ तो वहाँ पर करंट, और यहाँ पे छोटा सा प्रोसेसर लूँ वहाँ पर करंट इक्वल होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, उस पर कमेंट करना है। अगर 1 पर मैं बोल रहा हूँ करंट I1 है तो 2 पर बोल रहा हूँ I2 है, तो आपको बताना है I1 इक्वल टू I2 होगा या I1 ग्रेटर देन, समझिए ना। तो पहले का आंसर क्या होगा, सेम होगा, स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन पर होगा इतना करंट 1 सेकंड में अंदर चार्ज घुसता होगा उतना ही निकल रहा होगा, वो यहाँ पर पहुँच रहा होगा, वो यहाँ पहुँच रहा होगा, वो यहाँ पहुँच रहा होगा। अरे बोलो ना यार, करंट को आप कंडक्टर क्या रहने वाली है, स्टेडी स्टेट में करंट क्या होती है, कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ होगा, स्टेट वाला रहना यार, कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन, तो जितना चार्ज घुसता होगा किसी भी 1 सेकंड में उतना ही निकल रहा होगा। अरे समझ में आया क्वेश्चन। दूसरा कमेंट ऑन J, इस करंट डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, J क्या होता है I अपॉन एरिया, क्या आपको यहाँ पर एरिया जो होगा वो पाई r स्क्वायर टाइप का होगा, तो जहां पर एरिया ज्यादा होगी वहां पर एरिया, तो वहां पर J, क्योंकि J इनवर्स प्रोपोर्शनल किसकी है, R2 से है यार, तो क्या बोलोगे J1 इज ग्रेटर देन, सही जा रहे हैं क्या पर। कमेंट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, 1 पर ज्यादा होगी कि 2 पर, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सारे फॉर्मूले का साइड से लिखो, कौन सा था, एक तो रो इनटू J वेक्टर इक्वल टू क्या था, E वेक्टर, ये था ना, E वेक्टर इक्वल टू क्या रो J, और दूसरा क्या था J वेक्टर इक्वल टू क्या सिग्मा इनटू E वेक्टर, और कौन सा फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्या tan
into E into A into net speed। अरे बोलो ना यार, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता था। और कोई फॉर्मूला था क्या अपने पास? यस, सिग्मा इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन रो। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। होमोजेनियस अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आती थी रो अपॉन एरिया। ए यहां पर कौन सी वाली होती थी? अलोंग द करंट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वाली कंडक्टिविटी लेंथ होती है। एरिया कौन सा होता था? जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसके परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अरे बोलो ना यार। अच्छा तो अपन अच्छा एक और फॉर्मूला था ना यार, J इक्वल टू क्या? N into T into VD। सही है क्या? अच्छा तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? N तो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, N तो आ जाएगा सेम ही रहेगा। अरे वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना यार, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। जैसे मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर था, आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम यहां से काटो या यहां से काटो, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या रोज हर जगह सेम मिलेगा? वैसे ही है, वैसे ही क्या है? अरे वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी। अरे बोलो ना यार, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? J इक्वल टू क्या? Ne VD। तो जो J का ऑर्डर होगा वो किसका ऑर्डर होगा? इस रिलेशन में n कांस्टेंट हो जाएगा 1 और 2 के लिए, 1.5 और 2.5 सेम ही मिलेगा। E तो है ही कांस्टेंट, तो J डायरेक्ट इक्वेशन किसका हो गया? इसका मतलब जो J का ऑर्डर आने वाला है वो किसका आने वाला है? अरे बोलो ना यार, यहाँ पर क्या होगा? if speed at 1 is greater than। अब इधर बेटा अब आपको डाउट देखो, एक डाउट आपको यार और सॉरी यहाँ पर तो एरिया प्रोसेसिंग बढ़ता जा रहा है, तो एक सेकंड में चार्ज जो होगा वो कम फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन आप सोचो यहाँ पर जब एरिया प्रोसेसिंग कम है तो नेट स्पीड क्या है और वहां पर क्या होगी? तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 यूनिट टाइम क्या सेम ही आ गया होगा? दैट्स व्हाई करंट क्या है देखिए सी। सोचना आता है क्या? यस सर। मैं सच बताऊं ना, कल की क्लास के बाद से मुझे ऐसा फील आने लग गया है, मुझे डर सा लगने लग गया कि मैं क्या बताऊं या क्या नहीं बताऊं। क्योंकि यार कोई भी चीज बताऊं तो मुझे लगता है कि प्रीवियस चीज आती कि नहीं आती है। अभी एक फिजिक्स की सर थे, मतलब वो भी खूब ऐसे आए हैं मैं पढ़ाए तो मेरे तो बात के हैं, ठीक है। तो मैंने वो ऐसी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, बोले कि सर मैंने प्रॉब्लम बेस में ये वाला क्वेश्चन कराया, तो एक कार्ड है उसको ब्लॉक रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है, ऐसे करा दे दिया, रीजन पूछो तो बोले ये आंसर नहीं दे पाए। तो मैंने कहा भाई गलती नहीं कर दी, मैंने ये क्वेश्चन में डिस्कस करा कराया, समझ गए ना? आपने पेन चलाया ना उसका कोशिश करा कर। अच्छा एक कुछ क्वेश्चन के हिसाब से कुछ बच्चों की डाउट आई थी, जैसे इसने भी पूछा था जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो क्या करता था? कंडक्टिविटी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता था, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो पाए, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लाकर आप होता क्या है ना, दोनों डिफरेंस समझना। एक वापस से मैं कोई डाउट क्लियर करना चाहता हूं, जैसे आपने यहाँ पर VS लगाया और यहाँ पर क्या लगाया? ये इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग करंट पैदा होती है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो इलेक्ट्रोनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बहने लगती है। अरे बोलो ना यार। तो जैसे आपने इस सभी को VS पर रखा, इसको ये मटेरियल है भैया, बाकी नहीं हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मटेरियल में। तो क्या ये वाली इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पैदा हुई होगी? ये तो हुई, ये तो हुई, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना स्टार्ट हुए थे, ऐसे तो नहीं होगी हटे कैसे फोर्स लगाना हो। लेकिन हुआ कैसे? तो चार्ज जा रहे थे, ये किसने इलेक्ट्रिसिटी दी? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसने दी? सोर्स ऑफ, देखो किसने दी? सोर्स ऑफ। वो तो यहाँ पर भी दी थी, बट सर यहाँ पे ये वाली एक और इलेक्ट्रिसिटी क्यों पैदा हुई? क्योंकि जब चार्ज आ रहे थे कुछ ना कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, तो कहीं पर और चार्ज कौन से जा रहे थे? इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ज्यादा चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई होगी। न्यूट्रल कंडक्टर है, इसमें टोटल चार्ज कितना है? 0। जितने
डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की वहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, प्रोटॉन्स एक्सेस में होंगे, जहां पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी वहां पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो हुआ क्या कि हमने उल्टा सोचा, हमने यहाँ पर उल्टा सोचा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह से करंट तो फ्लो कर रही होगी, स्टार्टिंग में जब स्टेडी स्टेट नहीं आएगी तो ये चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, ये सर्कुलर जेट से पास कर रहे हैं, तो इसको कोई ना कोई सेंटीमीटर फोर्स तो चाहिए ना, और चार्ज पर फोर्स कौन लगा सकता है, ये दूसरा चार्ज, और दूसरा चार्ज जब लगाता है तो उसकी अपनी नेगेटिविटी डिफाइन करती है। तो मैंने कंफर्म है कि इस पर फोर्स इधर चाहिए ना यार, तो कंफर्म है नेगेटिविटी मुझे इधर चाहिए, ये कौन सी वाली बोल सकता हूँ, इंड्यूस में, और ये कौन सी वाली नेगेटिविटी है, ड्यू टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंस बन पाया, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है क्या, क्यों चार्ज एक्यूमुलेट नहीं, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ समझ अब वो ट्रॉफी की तरह दिखा रहा है सर। कैसे जा रहा था तो कहीं भी फंस गया, रास्ते हैं ना चल रहे स्टैचू ऑफ और कैसे होगा, किसी ने जाकर थोड़ी पे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे अपन जहाँ ऐसे मान लो ऐसे समझो एक पाइप के पास होगा, अभी बना रहा हूँ फिट बैठे तो ठीक है, जैसे मान लो एक आपका पाइप है, पाइप में क्या बह रहा है, पानी, पाइप के अंदर कुछ भी वो नहीं है, मोड़ हो तो पानी एकदम परफेक्टली जाएगा, वैसे चार्ज आ रहे हैं, पाइप जैसे थोड़ा मोड़ा हो तो कहीं ना कहीं होता है ना, थोड़ा बड़ा हो तो वहाँ पर थोड़ा ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, समझ में आई बात। और अरे सही है ना, ऐसे आ क्या, मैं इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाऊं, मैंने खुद नहीं देखे हैं, इलेक्ट्रॉन देख सकते हो क्या, अगर सच में देखा जाए ना, भगवान अगर किसी को माना जाए तो वो इलेक्ट्रॉन है, उसी से सब कुछ बना है। अरे समझ में आ गया क्या, इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, देखो जी पे बैठ गया, हाइट पे बैठ गया, डेफिनेशन पे बैठ गया, क्लियर है एक बार क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बिल्कुल अलग क्वेश्चन कर रहा हूं, धीरे-धीरे ले रहा हूं, आगे क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन, what will be the number of electron, what will be the number of electron, what will be the number of electron passing through a heater wire in 1 minute, what will be the number of electron, what will be the number of electron passing through a heater wire in 1 minute, what will be the, सुना एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुना, what will be the number of electron passing through a heater wire in 1 minute, in 1 minute, full comma, if it carries a current of 8 ampere, if it carries a current of 8 ampere, अगर वो वायर कितना करंट कैरी कर रहा है, बोलो फिर कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, 8 एम्पीयर, तो बोला 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे किसी भी प्रोसेस में, what will be the number of electron passing through a heater wire in 1 minute if it carries a current of 8 ampere, 8 सुकट्टा सा के लगा बाईस कितने पहले गाली देखोगे, उससे भी ठीक what can if it carries a current of 8 ampere, करो है सॉल्व करो इसको, अभी करंट दे दिया ना, करंट दे दिया ना, अरे तो दवा हो गया हम सब करो देखिए लगे इनविजिबल है कैमरा में खत्म कितना करंट जा रहा है इसमें, 8 तो इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स पास किए होंगे, लाइक इस प्रोसेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E कितना
कितना होता है E हमें अंदर तो और करंट क्या होता है तो टोटल चार्ज कितना पास किया बेटा N into E N into कितने मिनट में चाहिए डिवाइड बाय T टाइम इसी को आप क्या बोलते हो हाइट बोलते हो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम E को आप क्या बोलते हो यस I दिया है कितने टाइम में चाहिए वो दिया है T का वैल्यू पता रहता है N आ जाएगा N मिनट हो जाएगी I 8 का T कितना है 1 मिनट 1 into 60 सेकंड ऐसा ही डाला हुआ है अपॉन में E का वैल्यू कितना होता है बेटा 1.6 into 10 की पावर -19 इस फॉर्मूला कितना आया 3 into 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन इसलिए इलेक्ट्रॉन एक मिनट में पास करके जाएंगे तो कितनी करंट मिल पाएगी अपने को 8 एम्पीयर चमका गया विदाउट नेक्स्ट क्वेश्चन a current of 1.34 ampere ये ऊंचा हो रहा है a current of 1.34 ampere exists in a copper wire a current of 1.34 ampere a current of 1.34 ampere exists in a copper wire एग्जिस्ट in a copper wire of cross section क्या आपको जब लैंग्वेज लिख रहे हो आपको क्रॉस सेक्शन चमक रही किसकी बात हो रही यही बेस सीखने का तरीका है कि आपको जब पता ही नहीं कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है तो आप लैंग्वेज पढ़ के आप उसके फॉर्मूले रट भी लोगे तो वैल्यू नहीं डाल पाओगे अरे बात समझ में आ रही है क्या एक करंट ऑफ 1.34 एम्पीयर कितना करंट दिया आपको 1. अब देखो मैंने जैसी लैंग्वेज पढ़ी मेरा पेन चल गया सभी लोग बोल मैंने जैसी लैंग्वेज पढ़ी 89 पढ़ी मेरा पेन चल गया मुझे जिस फॉर्मेट में फॉर्मूले पता है उसी सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने वैल्यू लिखना स्टार्ट किया आपको चमकेगा कि क्या गिवन और क्या नहीं गिवन ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर तो एरिया कितना दिया है 1 mm स्क्वायर इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप 1 मीटर किसके इक्वल होता है 10 की पावर प्रीफिक्स है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर अब कैसे क्या कर लिया देखो फुल स्टॉप याद है in a copper wire of cross section 1 mm square full stop assuming each copper atom contributes one free electron assuming each copper atom contributes one free electron क्या बोल रहा है कॉपर का वायर है वायर में बहुत सारे क्या होंगे बेटा एटम्स होंगे एटम्स में क्या होगा न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस को कौन रिवॉल्व कर रहा होगा वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से हमारी धारा बह पा रही है करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं धारा बोलता है अरे यार करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं धारा फ्लो assuming each copper atom contributes one free electron first of calculate the drift speed of free electrons in the wire calculate the drift speed of the free electrons in the wire calculate the drift speed of the free electrons in the wire लिखिए यहाँ तक full stop the density of copper is density of the copper is सामने लिख रहा हूँ 8990 kg per meter cube the density of copper is 8990 kg per meter cube and atomic mass of the copper is 63.50 ये क्या होता है भाई atomic mass of copper कितना है 63.50 drift speed बता दी ट्राई कर ये तो समझ में आ गया होगा देखो इधर देखो आपको इधर देखो एक बात सोचना सिखा आई दिया है ए दिया है और पर
आई दिया है, ए दिया है, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। अभी इनको रुक जाते हैं और पूछा गया है वीडी। कौन सा फॉर्मूला था? ओम्स लॉ का आई इज इक्वल टू इसमें n लिखना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये तो चमक गया कि फॉर्मूला हमें बेटा लगाना है आई इज इक्वल टू में इनटू टी इनटू ए इनटू वीडी। ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये चाहिए तो ये कितनी है। उसके लिए दो कुछ तो इंफॉर्मेशन दी है, कुछ तो इंफॉर्मेशन दी है, फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह। अब सोचो नेट टोटल मास ऐसे बात करना, ये पता है तुमको क्या बात? कोई आई भाई ऐसे जे कोई एक को बदल आ गई, तुमने जे कर दिया है उसको। अरे बोलो, तुम ट्राई कर रहे हो? एन की डेफिनेशन क्या थी? अब एक कंडक्टिविटी लिखा देखो। हेलो हेलो हेलो, मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे ये लिखाया था ना। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एन अब कंडक्टर्स के लिए क्या डिफाइन हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। तो एन आपका जो होने वाला है वो होता क्या है? लिखना है इसको वापस से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो ना यार, अपन क्या वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वही हमारा क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। सभी लोग बोल पर सोचना सीखते हैं। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, जे ने पूछा है, तो इसलिए लिखना सीख लेते हैं। नहीं तो तुम लिख सकते हो, कुछ अजीब कर लिया तुमने यार। एटॉमिक मास दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, टोटल वायर का मास मान लो m, और मास को किससे डिवाइड करोगे? मास को किससे डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर मास से। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे? थोड़ी केमिस्ट्री है, क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N से मल्टीप्लाई करोगे, क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे? वैल्यू कहती है टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग गया। एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 8। तो क्या टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दोगे, क्या स्मॉल n मिल गया? यहाँ पे 2 × 10⁻⁻23 पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके अंदर? ए माने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ना। आया आंसर? ए बड़ी सुनाया होगा ना।